कुछ नहीं चाहिए एक माँ बाप के लिए। मैं खास करके तो अपने लिए बोलूँगी, मुझे तो मेरा अंशुमान चाहिए। मैं आज भी 19 तारीख में ही बैठी हूँ। मुझे ये समझ नहीं आया कि उनके फादर के नाम के आगे से फादर इन लॉ हटा करके केवल फादर लिख दिया गया और हमारे नाम के आगे उस इन लॉ जोड़ दिया गया था। वो तो अपने मम्मी पापा के साथ रह रही है, उनको उतना दर्द नहीं है जितना मुझे है। तो आप उनकी माता जी को ग्रहण करने दें। तो उनका ये जवाब था कि नहीं, हमें जो सरकार दे रही है हम अपना अधिकार क्यों छोड़ें, और हमें अपने अधिकार से कोई भी समझौता नहीं। अमर शहीद अंशुमान सिंह के बहादुर माता पिता हमारे साथ हैं। कीर्ति चक्र अंशुमान सिंह की पत्नी और माताजी को मिला, लेकिन वो कीर्ति चक्र इनके घर नहीं आया है, अधूरा है। ये पोस्टर तो है, यादें तो हैं, लेकिन सम्मान हाथ में नहीं है, हाथ खाली है, हर तरफ से खाली है। क्या कहेंगे? हर तरफ से तो खाली मैं नहीं कह सकता, क्योंकि निर्धारित मापदंड में जो अनुदान की राशि थी आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस की या राज्य सरकार की 50 लाख रुपए में 15 लाख रुपए हमको मिला, 50 उनको मिला, तो हमारे पास अनुदान की राशि भी है और मेरे बेटे की बहादुरी की धरोहर जो गाथाएं हैं वो भी है और मेरा बेटा हमारे साथ है निश्चित रूप से। लेकिन ये जो एक पारितोषिक था भौतिक रूप से प्रतीक के तौर पे, वो हमारे हाथ में नहीं है। तो आप कह सकते हैं कि हमारे हाथ आंशिक रूप से खाली हैं, पूर्ण रूप से खाली नहीं है। धरोहर है मेरे बेटे की और मेरे पीछे ये जो तस्वीर लगी है वो है और उसकी यादें हैं और हम फक्र के साथ हैं। लेकिन जिस तरीके से जो खबरें आ रही हैं मार्केट में आपकी बहू को लेकर, जो उन्होंने अपनी सास के साथ किया, अपने परिवार के साथ किया, आपके पुत्र की यादों के साथ किया, उसको लेकर क्या? ये बिल्कुल सच है और इसमें मैं आज तक नहीं जान पाया। मुझे बहुत खुशी होगी कि जो ये पब्लिक डोमेन में बातें आई हैं, अगर वो भी कुछ कह पाएँ या अपना पक्ष रख पाएँ, और उनको रखना चाहिए। तो जो भी चीज़ें हमने कही हैं, हमारे परिवार ने कहा है, वो अक्षरशः और 100% सत्य है। और आज भी मेरी नज़र में उनका सम्मान है कि सामाजिक रूप से मेरी बहू हैं, जहाँ भी हैं सलामत रहें और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें, खुश रहें। मैं तो अपने यहाँ से भी शादी करने के लिए तैयार था, सब कुछ था, लेकिन जिस अमर्यादित और असामाजिक व्यवहारिकता और उसका प्रदर्शन उन्होंने किया, ये एक सभ्य समाज का परिचायक नहीं और यह सरेबज़्म होने वाली बात भी नहीं है। लेकिन चूंकि अब ये पब्लिक डोमेन में आ गई हैं तो वो बिल्कुल सत्य है और उसका दुख तो ज़रूर है। तो आखिर उन्होंने ऐसा व्यवहार क्यों किया? कब से उनसे संबंध थे और शादी की 5 महीने बाद वो विधवा होती हैं? वो तमाम तरह की बातें सामने आ रही हैं। कुछ एबीपी न्यूज़ के दर्शक जो उत्सुक हैं वो ये जानना चाहते हैं कि शहीद अंशुमान सिंह के माँ बाप के साथ आखिर क्या हो। देखिए, हमारे बेटे से उनका संपर्क जैसा वो कह रही हैं और मैं ऐसा उम्मीद भी करता हूं कि वो 1 महीने गए थे जब इंजीनियरिंग करने के लिए, पढ़ने के लिए एनआईटी जालंधर में, तो वो भी वहाँ आई थी सिविल इंजीनियरिंग करने के लिए। तो निश्चित रूप से वहीं पे उनकी एक दूसरे से नज़रें चार हुई होंगी और फिर हो सकता है कि जैसा वो कह रही हैं तो प्रेम भी रहा होगा और प्रेम की प्रगाढ़ता भी रही होगी और मेरे बेटे ने उस प्रेम को पूर्ण रूप से अमली जामा पहनाया। तो लेकिन वो कह रहे हैं कि 8 ईयर लॉन्ग डिस्टेंस था, इसमें मुझे थोड़ा सा संशय है, क्योंकि जो उनके दोस्तों से सुनने में मिलता था, जो मेरा बेटा कभी कभार हमसे शेयर करता था, कि ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि खैर खून खांसी खुशी बैर बेया आए और प्रीत रहीमन छुपाए ना छुपे जानत सकल जहान, ये छुपता नहीं है। तो 1 साल लास्ट ईयर तो उनका बिल्कुल उनसे कोई संबंध नहीं था। फिर कमीशन के बाद उनका संबंध हुआ और मेरे बेटे ने शादी करने के लिए कहा कि डैडी शादी कर लेते हैं। हमने कहा बिल्कुल कर लेते हैं। तो उसने कहा कि वो एक लड़की है और हम पसंद करते हैं। उन्होंने कहा बिल्कुल कर लेते हैं और हमने बड़े धूमधाम से शादी किया और उनके माता पिता भी आदरणीय हैं। वो 10 फरवरी को हमने जो शादी किया उसमें अपनी सामर्थ्य के अनुसार उन्होंने पूर्ण रूप से बारात का स्वागत किया। हम यहाँ से करीब 75-80 लोग गए थे और बड़े खुशनुमे माहौल में शादी हुआ। एक आदर्श शादी था और उनकी ज़िंदगी भी बड़ी आदर्श चल रही थी। कोई उसमें वो नहीं था, मतलब स्वप्न में भी ऐसा नहीं था कि वो हमारे साथ ऐसा करेंगी या कुछ था। हमारे ही जो फ्लैट हम लोगों ने लिया था यहाँ पे ग्रेटर नोएडा में, तो हमारी बेटी जो कि ITS डेंटल कॉलेज में फाइनल ईयर में है, तो वो थी और मेरी बहू थी और पत्नी भी वहीं रहती थी उनके साथ। तो 1 महीने पहले या 20 दिन पहले आई थी, तो उनको थोड़ा एकोमोडेट करने के लिए, इस्टेब्लिश करने के लिए गई थी।
और जब सुबह सूचना भी मेरी बहू के पास ही आया था और उन्होंने हमें बताया आपा वो नहीं रहे मतलब ऐसी ऐसी घटना हुई है। तो मैं पता लगाने की कोशिश किया और 11 बजे पता चला कि अब वो नहीं रहे। तो मैंने कहा बेटा आप लोग कैब करो और तुरंत लखनऊ आओ। लखनऊ आई और यहाँ से फिर हम लोग गोरखपुर गए। गोरखपुर 21 तारीख को उनकी मैंने पार्थिव शरीर आया, उसको हम लोग ले जा करके ब्रह्म में विलीन कराए सरजू के किनारे भागलपुर। तो सारे वो डेकोरम में और सारे सामाजिक और सारे धार्मिक अनुष्ठान में वो साथ रहीं। 13 के दिन उन्होंने कहा कि जो 2 अगस्त को 13 थी कि हम जाना चाहते हैं वहाँ भी हमारे यहाँ कुछ धार्मिक अनुष्ठान का संपादन कर रखा है, उनके पिताजी जा चुके थे। तो हमें पता चला, हमने कहा ठीक है बेटा 1 दिन रुक जाओ और ये जो बाकी और जो धार्मिक प्रयोजन है उनके ख़त्म करके जाओ। तो 3 तारीख को वो सारी चीज़ धार्मिक प्रयोजन ख़त्म करके वो रात को लखनऊ आई थी और 4 को उनका फ्लाइट था। हमें हमारे परिवार को पता नहीं था कि वो नोएडा में पहले रुक करके तब जा रही हैं। हमें ये था कि जितनी जल्दी जाएंगे उनके परिवार के भी लोग होंगे और बाकी लोग होंगे तो धार्मिक अनुष्ठान वहाँ पे होंगे दीनानगर में। मुझे कहीं से पता चली, मैंने उनके फादर को बोला कि क्या वहाँ रुक के जाने का प्रोग्राम है, तो वो इस बात को घुमा गए और कहे कि नहीं मुझे इसकी जानकारी नहीं है। फिर जब वो यहाँ से जाने लगी तो बेटी को कहीं कि वहाँ मैं नोएडा जा रही हूँ और जो फ्लाइट की चाबी है वो उसको फ़ोन करो लड़के को कि ला के दे जाएगा। तो एक लड़का, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी 4 अगस्त को नोएडा में, और वो लड़का आके इनको दिया। तो इन्होंने कहा कि और क्या सीन है। ये सुन करके बड़ा धक्का लगा। वो उस बरसते हुए पानी में उसको अंदर भी रूम के नहीं ले गई। 4 घंटे 4.5 घंटे वो लोग, उनकी माताजी वो दोनों साथ थी, वहाँ रहे। सारे सामान को उन्होंने पैक किया सूटकेस में, और मेरे बेटे के जो सामान वहाँ किसी सूटकेस में या कहीं अलमीरा में पड़े होंगे उन्होंने उठा करके और एक झोले में पैक कर दिया, जिसमें टाई भी था, उसका बेल्ट भी था, उसका ट्रैक सूट था, उसके और भी तमाम चीज़ें थी, और वो चली गई छोड़ के वहाँ से। हमें ये बात 13-14 अगस्त को पता चली जब मेरी बेटी यहाँ से गई। तो मैंने फिर भी उसको अवॉइड किया कि चलिए कोई बात नहीं। उनके दोस्तों से 1-2 से शेयर किया कि ये ठीक नहीं है। उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे जाने के बाद ATM को ब्लॉक कर देना, और एक सिम था मेरे बेटे के नाम का, वह उसका प्राइम नंबर था, उसमें उसने कर रखा था कि सारे लोग जो उसमें एक फैमिली पैक चलाते थे एयरटेल का, तो उसमें सबके पोस्ट पेड नंबर थे। इसमें मेरी पत्नी का था, मेरी बेटी का था, मेरे बेटे का था, बहू का था। तो उस नंबर से उन्होंने सबको निकाल दिया, मेरी वाइफ को, मेरे बेटे को, मेरी बेटी को, और पोस्ट पेड से प्रीपेड में पहले कन्वर्ट किया, डाटा रिसीव किया। और जब हमने एयरटेल से पता किया तो पता चला कि इस रजिस्टर्ड नंबर से ये सारी चीज़ें की गई हैं। तब भी मैंने कुछ नहीं कहा, मैं बोला चलिए कोई बात नहीं। फिर 1 फरवरी को पूजन थी, एक हवन, और उसमें आत्मा की शांति के लिए तो एक नारायण बलि की पूजा हमने पहले कराई थी, और एक असमय मृत्यु पे ऐसा मान्यता है कि कर देते हैं। तो 1 फरवरी को था, तो हम 26 फरवरी को जब कीर्ति चक्र अवार्ड अनाउंस हुआ था तो उनके पिता को हम बड़े फ़ख्र से बताए कि ऐसा हमारे बेटे को मिला है। हम दोनों खुश थे इस बात में। तो लेकिन वो इनको मेरी पत्नी ने कहा कि बेटा 1 तारीख को पूजन है, आ जाना। वो कहा बिल्कुल हम आएंगे अम्मा, आप बता देना। लेकिन उनकी आपस में जो भी बात रही उसके बाद उन्होंने नंबर को ब्लॉक कर दिया और आई नहीं उस पूजन में। जब पूजन में नहीं आई तब हम उनसे बात करेंगे, उनके पिता को कहे कि मैं आ रहा हूँ आपसे बात करने के लिए वहीं। तो वो डिप्लोमेटिक तरीके से अवॉइड करते रहे कि नहीं हमारे भाई की फादर इन लॉ एक्सपायर हैं, या हो सकता है कि सही एक्सपायर हुई हो। तो कह रहे थे हम सब जा रहे हैं। फरवरी का महीना था जिसमें एग्ज़ाम होते हैं। वो एक गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल हैं, तो मैं जानता था कि वो ऐसा छुट्टी तो मिलती नहीं है, कैसे जा रहे हैं अभी। बोले हम हरिद्वार जा रहे हैं, गया जा रहे हैं। तब मैंने कहा कि आप अपने भाई की मदर इन लॉ के लिए तो हरिद्वार और गया जा सकते हैं, लेकिन मेरे बेटे की आत्मा की शांति के लिए उसकी बहू को भी हवन कुंड में एक आहुति डालने नहीं दिए। ये ऑन द रिकॉर्ड है कन्वर्सेशन में। और तो उसके बाद वो फ़ोन ही नहीं उठा रहे थे। तब मैंने पंजाब सरकार के एक सेक्रेटरी हैं उनसे बात किया। फिर वहाँ से मुझे पंजाब के एजुकेशन सेक्रेटरी का नंबर मिला, उनसे बात किया। गुरदासपुर के ADC से बात किया। और उसके बाद जब उन्होंने कहा उनके विद्यालय में, तब वो आए और मैं 6 तारीख को गया था, 6 या 7 को गया था मैं पठानकोट में। तो वहाँ मैं आर्मी के एक अफसर में रुका और उसके बाद वो आए थे। तो मैंने उनसे एक शब्द कहा था कि देखिए मैं परिवार का जो सामाजिक शिष्टाचार उस परिवार का मैं अंग हूँ और प्रमुख अंग हूँ, बिंग ससुर या बिंग अंशुमान का फादर। तो कम से कम मुझे भी कुछ जानने का हक तो ज़रूर है कि मेरी बहू हमसे बात क्यों नहीं करती, नंबर क्यों ब्लॉक कर देती है, या ऐसा क्यों हुआ। बहू भी आई थी, उनके पास कोई जवाब नहीं था। हमने कहा ठीक है, जो भी मॉनिटरी असिस्टेंस हैं आप लीजिए, हमें उसमें कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन ये जो पुरस्कार है, सम्मान का पुरस्कार, जो माता ने 9 महीने अपने पेट में पाला, और ये परवरिश दोस्तों और गुरुओं की देन है, ऐसे व्यक्तित्व का निरूपण और निर्धारण, तो आप उनकी माता जी को ग्रहण करने दें। तो उनका ये जवाब था कि नहीं, हमें जो सरकार दे रही है हम अपना अधिकार क्यों छोड़ें, और हमें अपने अधिकार से कोई भी समझौता नहीं। तो मैंने कहा कि आपके अधिकार एक पत्नी का तो है, क्या एक माँ और बाप का कोई अधिकार नहीं। तो उन्होंने कहा कि आप ये सरकार से पूछें।
हमने उनको कहा था कि मैं इसे मैरिज ऑफ कन्वेनियंस कभी नहीं बनने दूंगा और आप इसे मैरिज ऑफ कन्वेनियंस मत बनाइए। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हमने कहा देखिए समाज में चीज़ें शोभा नहीं देती। उन्होंने कहा कि मैं समाज को नहीं मानता। उसके बाद उन्होंने तत्काल, हमने कहा जब जो कल हमें सामना करना है कि आप है तो आप कहें कि हमारा संबंध खत्म हो गया, कम से कम इस सुकून के साथ तो रहें कि हमारी बहू ने हमारा घर छोड़ दिया, तो वहाँ भी कहे कि नहीं हम लोग बातचीत करेंगे और हमारा बढ़िया होगा, हाथ से मिला के। हमने कहा तो कैसे बातचीत करेंगे, आज के 2 साल बाद क्या बातचीत होगी, हमें कम से कम आप वो तो बताएं कि हम बातचीत क्या करेंगे। तो नहीं, इसको थोड़ा स्टेबल होने के लिए टाइम चाहिए, हम बातचीत करेंगे। फिर जब नंबर बंद हो गया तब भी हमने कोई बात नहीं, कोई हमारी फरवरी 8-9 के बाद कोई बातचीत नहीं हुई। जुलाई में जब वो कीर्ति चक्र का हुआ तो आर्मी ने ही उनको भी ये किया और हम उसमें थे। तो होटल में वो हमसे पहले पहुंच गई थी। तो मुख्य रूप से 3 ही गेस्ट होते हैं जो मैं जानता हूं कि मदर, फादर और पत्नी, बाकी वो जो विजिटिंग गेस्ट होते थे। जब वो हमसे पहले पहुंची थी तो वहाँ मेरे बेटे का नंबर, रैंक, नेम और उसके आगे लिखा था वाइफ स्मृति, और फिर मेरा नाम था फादर और मेरी पत्नी का नाम था मदर, और उसके आगे वाले कॉलम में फादर इन लॉ और मदर इन लॉ। मुझे ये समझ नहीं आया कि उनके फादर के नाम के आगे से फादर इन लॉ हटा करके केवल फादर लिख दिया गया और हमारे नाम के आगे उस इन लॉ जोड़ दिया गया था, और मदर के आगे, उनके मदर के आगे गुरविंदर कौन कौर हैं, उनके आगे का मदर इन लॉ शब्द हटा करके और मेरी पत्नी के आगे इन लॉ कर दिया गया था। मैंने कहा कि ये तो गलत हुआ, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो फिर मैंने अपने पेन से उसके काट को ठीक किया था, क्योंकि जब मेरे उस अधिकारी और मेरे बेटे का एड्रेस वहाँ पे जब प्रिंटेड है कि कौन उसके पिता हैं, कौन उसके माता हैं, कौन उसके फादर इन लॉ है, कौन उसके मदर इन लॉ है, तो वहाँ पे फादर को फादर इन लॉ बना देना, मदर को मदर इन लॉ बना देना, ये एक मुझे ज़रा नागवार गुजरा। और मैंने ये बात उठाई थी वहाँ जो लोग थे, तो उसको करेक्ट किया गया। उसके बाद आर्मी ऑफिसर्स ने कोशिश की कि हमारे बीच बातचीत भी हो, हमने उनसे पूछा भी, बातचीत भी हुई। अगले दिन जब रिहर्सल के लिए जा रहे थे तो मेरी बेटी ने बात करने का प्रयास किया उस लिफ्ट में मेरी बहू से, तो उनका ये रिप्लाई था, आई डोंट वांट टू। मेरी बेटी ने उनके पिता से यानी मेरे समधी से कहा था कि कम से कम भाभी को, अपनी बेटी को कुछ सामाजिक शिष्टाचार और मर्यादा तो सिखाइए अंकल। उसके बाद उस लिफ्ट से जब वो लोग गए, रिहर्सल जब हो रहा था राष्ट्रपति भवन में, तो पेपर का टुकड़ा रहा होगा, मैं जानता नहीं हूँ कि क्या था, तो दोनों आदमी हाथ से पकड़ते हैं, तो मेरी पत्नी ने भी हाथ से पकड़ा था और उन्होंने हाथ छोड़ दिया होगा, लेकिन उनको हो सकता है कि नागवार गुजरा हो। तो वो 26 पंजाब रेजिमेंट के सीओ जो आए थे प्रोटोकॉल के तहत स्काउट करने के लिए, तो उनको बताया कि जो भी बताया होगा या उनको लगा हो, तो हमारे पास आए कि सर वो जो माम ने अपने हाथ में उसको पकड़ लिया था वो थोड़ा सा देखिएगा अपने हाथ में ना पकड़ें। हमने कहा बिल्कुल अपने हाथ में नहीं पकड़ेंगी और पूरा डेकोरम मेंटेन किया जाएगा, आप कहेंगे तो हम राष्ट्रपति भवन भी नहीं जाएंगे। अच्छा, एड्रेस भी बदल दिया था? बता रहा हूँ वो बात बता रहा हूँ। उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने कहा नहीं आप लोग चलिए, आपको जाना चाहिए, और हम लोग गए। मैंने इनसे कहा कि आप केवल हाथ से पकड़िएगा और उसको छोड़ दीजिएगा। तो ये गई, आपने देखा होगा जब राष्ट्रपति महोदया दे रही थी तो इन्होंने बड़े अनमने मन से उसको एक टच किया, वो भी बाइट्स हैं आपके उस पर, और इन्होंने छोड़ दिया। उसके बाद जब हम राष्ट्रपति भवन से निकलने लगे तो उनके सीओ साहब ने कहा कि एक फ़ोटो ले लेते हैं, तो आप भी माम पकड़ लीजिए। ये पकड़ ली और उसके बाद हम तुरंत भारत मंडपम में चले गए थे। तो मेरी बहू के पास के हाथों में था। रात को हम 10 बजे तक वहाँ रहे, हम आमने सामने सोफे बैठे थे, लेकिन मेरी बहू ने कभी ये भी नहीं कहा कि ठीक है आप लोग ज़रा अपने हाथ में वो पकड़ी रहे कि एक बार दे दें हाथ में, हम लोग देख पाएँ कि वो कीर्ति चक्र होता कैसे। हम तो फ़ोटो बहुत देखते हैं, लेकिन मेरे बहादुर बेटे की जाबाजी का वो प्रतीक था। तो निश्चित रूप से हमारी भी तमन्ना थी और दिली उद्गार था कि हम भी हाथ में पकड़ के देखें। बिंग एक्स फौजी में ये जानता हूँ कि उस कीर्ति चक्र की मर्यादा क्या होती है, उसकी महत्ता और उसकी मौलिक स्वरूपता क्या है। तो मेरी भी तमन्ना थी, जो मेरे उद्गार थे आंध्र प्रदेश में उठे, वो आप ये कहें कि शाहिल तक पहुँचने से पहले ही जलमग्न हो गए। और जो उम्मीद की या क्या कहते हैं आकांक्षा की कलियों ने पुष्पित पल्लित होने से पहले ही तुषारपात होकर के अपना दम तोड़ दिया। और मैं उस गम के साथ वापस आया। फिर उनके सीओ साहब को हमने कहा, उनसे भी, कि ये एक मूर्ति लग रही है लखनऊ में, तो मैं ये चाहूँगा कि आप ये चक्र दें और उस महान विभूति के सीने पे शोभा देगी। मैंने उनको बस्ट की फ़ोटो भी दिखाई दी कि देखिए 4 मेडल का प्रतीक उन पे बना हुआ है और ये फिजिकल मेडल अभी मिला है, तो ये लगा करके और अनावरण के बाद हम पूरी सम्मान के साथ आपको वापस कर देंगे। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। 6 तारीख को जब हम वापस आए हैं उनके यहाँ से राष्ट्रपति वहाँ मानेकशॉ सेंटर से जब हम गए थे मिलने के लिए माननीय रक्षा मंत्री जी से, जो कि बड़े ही
मर्मस्पर्शी और बड़े ही एक बड़े भ्राता की तरह से मिले और हमें सांत्वना दिए। उसके बाद जब हम आए तब तक वो होटल छोड़ के जा चुके थे और उनके पिताजी का स्विच ऑफ था और मैंने उनके भाई को भी फ़ोन किया, फिर कोई हमारी बात हुई नहीं। मैं उसी दौरान मुझे पता चला कि मेरे बेटे का जो परमानेंट एड्रेस है वो चेंज होकर के गुरदासपुर हो गया है। मैंने इस बात पे सक्षम अधिकारियों से बात उठाई, आर्मी हेडक्वार्टर में भी इसको पॉइंट आउट किया, जो रिकॉर्ड अफसर कर्नल भरद्वाज साहब जो उन्होंने कहा कि देखिए एनओके के रिक्वेस्ट पे, पर्सनल एप्लीकेशन के रिक्वेस्ट पे और उसमें लिखा है कि सेल डीड, तो उसके आधार पे ये डूएबल है और हम लोग कर देते हैं। तो जहाँ एनओके रहती हैं वहाँ किया जाता है। हमने कहा ठीक है आप एनओके का करिए, लेकिन आप रेजिडेंशियल एड्रेस कर दीजिए, कम्युनिकेशन का एड्रेस कर दीजिए, बट बेटे का जो परमानेंट एड्रेस है या जो उसका कंसर्निंग जिला सैनिक बोर्ड है वो कैसे बदल गया, वो तो जहाँ उसके, तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास अब वो पहचान भी नहीं बची। और हमने कहा कि अगर ये संभव है तो उच्च अधिकारियों के भी संज्ञान में मैं लाया कि ये बदल जाना चाहिए, सरकार उनसे कम्युनिकेशन करे, सब कुछ ले दे, मुझे कोई उस पर आपत्ति नहीं है, लेकिन मेरे बेटे की जो पहचान है इसमें कुछ प्रावधान जरूर होना चाहिए कि क्योंकि उस वर्तमान वो हमारे पुत्र हैं, भौतिक रूप से हैं, कल को वो पत्नी अगर शादी कर लेती हैं तो वो उनके पति नहीं रह जाएंगे, एक्स पति हो जाएंगे, लेकिन हम चाहें न चाहें गाहे बेगाहे हमारे पुत्र हैं और पुत्र ही रहेंगे और मैं उनका भौतिक पिता हूँ, पिता ही रहूँगा, यही संसार की रीति है। तो हमने कहा कि ये पहचान हमसे नहीं छीननी चाहिए और जो दुख दर्द था हम ले करके आ गए। और जब माननीय राहुल जी से मुलाकात हुई उसके बाद, वो भी एक बड़े सज्जन और एक सुलझे हुए नेता हैं जिनसे मेरी बात हुई थी, उन्होंने वही राष्ट्रपति भवन में लिया था नंबर इनका, तो वहाँ से बातें जब मीडिया में आई तो ये दर्द छलका और ये सारे बज़्म आप कहें कि जो हुआ है तो शायद ये सामाजिक परिवेश में नहीं आना चाहिए था समाज में, लेकिन फिर भी चलिए आया। बहू को आप लोगों से इतना डर क्यों था? किस बात का उनको डर है इस बात को लेकर? उनको तो कोई डर नहीं है, शायद उनके माता पिता ने कुछ ऐसा नरेशन या कुछ ऐसा नैरेटिव गढ़ा होगा, क्योंकि वो वहाँ कह रही थी कि मैं स्ट्रक्चरल डिज़ाइन में मास्टर डिग्री करने जा रही हूँ, उनके भाई ऑस्ट्रेलिया में हैं तो वो भी वहाँ शिफ्ट होने का वो कर रही हैं। आज भी वो सामाजिक तौर पे हमारी बहू हैं और वो वाइफ ऑफ कैप्टन अंशुमान सिंह हैं। सामाजिक तौर पे ना ही तो हमारे घर का परित्याग की हैं और ना ही वो अंशुमान सिंह की वाइफ से विमुख हुई हैं। तो हमारा पूरा ये अधिकार है जानने का कि आप कहाँ रह रही हैं, कैसे रह रही हैं, जबकि उनके पिता ने कहा कि आई एक्सपेक्ट फ्राम यू डोंट आस्क अबाउट हर स्टे, वाई, वेयर, व्हाट, हाउ। तो मुझे बड़ा दुख हुआ था और ये डर का आलम तो वही बता सकते हैं कि क्या डर है। निश्चित रूप से शहीद अंशुमान सिंह की माताजी भी हमारे साथ हैं। सबने देखा होगा जब कीर्ति चक्र मिल रहा था पत्नी को तो साथ में आप भी थी, तो वो हाथ लगाने, राष्ट्रपति जी को बुलाने, फिर कीर्ति चक्र लेने, नहीं लेने, छीनने, झपटने, ये तमाम तरह की बातें मीडिया में हैं। क्या है सच्चाई? छीनने झपटने जैसी कोई बात नहीं, ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब उनके अंदर क्या डर था कि इशू बनाई, पर मैं एक फ़ौजी की बीवी हूँ, मुझे पता है कि क्या उनका राइट है और मेरा क्या राइट है। मेरा वो बेटा थे, मेरा यही राइट था, जो उनका है उनका राइट है। तो मुझे लेने का या छीनने का कोई इरादा नहीं। उनको जो डर होगा वो इशू बनाई है। रही बात चक्रा की, उससे बड़ा सम्मान एक माँ बाप के लिए बहुत बड़ा होता है कि इतना बड़ा काम और इतना बड़ा सम्मान मिला है। 5 महीने वो आपकी बहू रहीं, लगभग 5 महीने से ज़्यादा भी हैं वो, लेकिन जिस तरीके से ये घटना सामने आ रही है, एक दुख, एक दर्द, एक इस तरह की परिस्थितियां जो सामाजिक रूप से शोभा नहीं देती हैं वो सामने आ रही हैं। आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार तो मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि कौन जिम्मेदार है। मैं अपना राइट रख रही हूँ, उनको भी अपना राइट रखना चाहिए कि क्यों उनको डर है, क्या चीज़ से डर है, वो क्या अगर हमारे टच में रहेंगी तो क्या डर है कि टच में भी नहीं रह रही हैं। हमें बस इतना ही तकलीफ़ था। और रही बात बेटे के सम्मान का, शेयर करती तो अच्छा होता, ये दर्द है। बाकी उनका डर क्या भय है हमसे और हम कैसा व्यवहार करते थे वो खुद ही बताएंगे अगर आप पूछेंगे तो कीर्ति चक्र आप देख भी नहीं पाई थी ठीक से? देखे ही नहीं, बस छूने का मौका मिला वहाँ बेटे के सम्मान का, और बस उतना ही। मैं तो चाह रही थी कि वो एक बार कि मैं खोल के देख लूँ कि कैसा होता है, क्योंकि वो एक बॉक्स में था, तो बस छूने का ही मौका। आपने कहा नहीं कि हम मुझे देखना है, या उन्होंने कहा नहीं? मैं 4 दिन रही, मैं इंतज़ार कर रही थी कि एक बार मेरे तरफ वो देखे भी कि ये मेरी सास है, वो देखी भी नहीं कि मैं उसकी सास हूँ।
तो जब मेरे पास अफसरों की वाइफ अफसरें जब आए हमारे पास, तो मैं बोली आप बोलिए, तो मैं उसका पैर छूती हूँ। क्या ये बनता है कि सास बहू के पास जाए बोलने के लिए, नमस्ते करने के लिए? अगर ये है तो मैं जाती हूँ, उसका पैर पड़ती हूँ और मैं ही बोलती हूँ। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं नहीं, उसको उसका राइट है कि आपके पास एक बार बात करे। तो मैं बोली मैं भी यही इंतज़ार कर रही हूँ कि एक बार बात तो करे, एक बार माँ को देखे तो, कि जो अपने औलाद को खोई है वो तो अपने मम्मी पापा के साथ रह रही है, उनको उतना दर्द नहीं है जितना मुझे है। तो मैं वही सोच रही थी कि वो एक बार देखे, एक बार मुझे बात करे तो मैं बात करूं। ये 4 दिन बीत गया, वैसे ही मैं सोच रही थी वो देगी देखने के लिए, दी नहीं। तो ये दर्द निकल रहा है। और बाकी मैं नहीं चाहती थी कि ये सब हो पब्लिक में, लेकिन ये हो रहा है तो अच्छा ही है कि कम से कम उनको हमसे बात करके उनको नहीं कुछ पता चल रहा है मेरे दिल में क्या है। एक बेटा खोया है, उस परिवार के दिल में क्या है, ऐसे तो वो पता नहीं उनको चल रहा है। पर आप लोग के जरिए, थैंक यू, आप लोग के जरिए कम से कम उनके पास पहुँचे कि हमें कितना दर्द है इस बात का। वो कम से कम इस बात का रियलाइज़ करें कि कितना दर्द होता है। एक बेटा भी खोया, एक सम्मान देखने का भी मौका नहीं मिला, और क्या हम इतना बदनसीब हैं जो अपने बेटे का सम्मान भी हाथ में लेके एक बार देख नहीं सकते। ये दर्द है बहुत। कुछ नहीं चाहिए एक माँ बाप के लिए। मैं खास करके तो अपने लिए बोलूँगी, मुझे तो मेरा अंशुमान चाहिए। मैं आज भी 19 तारीख में ही बैठी हूँ। मुझे अभी महसूस हो रहा है कि 1 साल हो गया। मैं नींद नहीं आती है तो नींद की दवाई खाती हूँ। मैं उठ जाती हूँ, अगर 12-1 बजे भी सोती हूँ तो 2:30 बजे 2 बजे नींद खुल जाती है। मैं कोशिश करती हूँ, नहीं नींद आती है तो दवाई खाती हूँ, पर मैं सो नहीं पाती हूँ। और ना ही मुझे नींद लगती है, ना मुझे भूख लगती है, ना मुझे प्यास लगती है। बच्चे परेशान हैं, मम्मी जी आप कम से कम दवाई टाइम से लो। बच्चे परेशान हैं, हम हैं मम्मी जी, अंशुमान की जगह हमें। पर वो दर्द है कि उस जगह वो एक बार पूछती। पिताजी भी नहीं देख पाए? पिताजी तो छू भी नहीं पाए हैं। मेरा तो थोड़ा वो भी है कि वो जो रीत था, जो निभाया गया कि माँ को जाना है, तो मेरे हाथ से वो फोटो भी है, तो चलो संतोष है। फादर को तो छूने का भी मौका नहीं मिला, ना उन्होंने समझा। सिंह साहब, बहुत सारी जो फैमिलियां हैं जो इस तरह से पीड़ित हैं, उनकी भी अब आप आवाज़ उठा रहे हैं। एनओके का क्या सिस्टम है? जनता जो है, दर्शक जो है, वो जानना चाहते हैं उसमें कहाँ असमानता है? देखिए, असमानता जैसी बात तो मैं नहीं कहूँगा। एनओके एक सेट ऑफ प्रक्रिया है कि जब भी कोई जवान या अधिकारी इनरोल्ड होता है तो एक नेक्स्ट ऑफ किन उसका हर जगह निर्धारित होता है। तो जो अविवाहित होता है, जाहिर सी बात है उसमें या तो माता पिता दोनों होते हैं, या माँ या पिता, जो भी वो करना चाहे, तो जो एक सर्विस बुक बनती है अपना भर देता है। बाद में शादी होने के बाद जब मैरिज डिक्लेयर होता है तो उसमें अलग अलग क्लास हैं, अलग अलग सेगमेंट हैं। आपका विल है, आपकी ग्रेच्युटी है, आपकी फैमिली पेंशन है, उनका एक अलग अलग पेपर होता है। तो एक नॉर्मली एक क्लर्क टाइप करके ले जाता है और उसको लोग साइन कर देते हैं। 99 के बाद वो बदल करके जो ये हुआ था आपका आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस, 67-33% किया गया था। तो जो एनओके शब्द है अपने आप में एक बड़ा व्यापक शब्द है। तो यही एक ऐसा शब्द है जो हमारे निर्धारित प्रक्रिया में, मापदंड में सबके हाथ बांध देता है। तो इसको ज़रा एक ट्रांसपेरेंट फोरम में कंस्ट्रक्टिव रिफॉर्म की ज़रूरत है कि अगर एक पत्नी है और वो अकेली है और वो घर छोड़ के जाती है, और वो पिता या माता जो किसी काबिल नहीं हैं, और उस अधिकारी या उस जवान के और छोटे छोटे भाई बहन हैं, तो फिर वो कैसे जिएंगे? किसी के पास ज़मीन है कि नहीं है? पत्नी तो अपनी ज़िंदगी मान लीजिए कल को जाके शादी करके आगे भी बढ़ जाएगी। माता पिता क्या करेंगे? मैं लखनऊ में जानता हूँ ऐसे 2 लोगों को जो कि बैटरी रिक्शा चला रहे हैं। मैं ऑन द कैमरा टीवी पे ला सकता हूँ उनको। और उनकी बहू यहाँ कार से घूम रही हैं, जबकि उनके एक ही बेटे थे और उन्होंने अपनी ज़मीन बेच करके लड़के को पढ़ाया था और फौज में भर्ती कराया और वो शहीद हो गए थे। तो इन सब दर्द को ले करके और जो एनओके की प्रक्रिया है, इसमें एक ट्रांसपेरेंट फोरम पे डिस्कशन के बाद और एक आप ये कहें कंस्ट्रक्टिव रिफॉर्म की ज़रूरत है कि हर आदमी की ज़रूरत को, आवश्यकताओं को
और बुनियादी स्ट्रक्चर को देखते हुए और एक रेशनल तरीके से इसको करना चाहिए, जो कि एक आदर्श परिस्थिति में और एक प्रतिकूल परिस्थिति में सबको स्वीकार्य हो। सिंह साहब, आप खुद एक सैनिक हैं, शहीद के पिता हैं। अग्निवीर को लेकर सरकार सुधार कर रही है, तमाम आगे बढ़ रही है, उसको लेकर बहुत विवाद है। इस पर आप क्या एक सुझाव देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कोई भी जब व्यवस्था आती है तो उसके अगेंस्ट में और प्रो में कहने वाले लोग होते हैं, और हमारे संविधान में भी आप देखेंगे कि 100 से ज़्यादा परिवर्तन हो चुके हैं। तो परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है। उस समय जो उस कालखंड में जो बात रही होगी उसके हिसाब से वो नियम बने थे। अभी जो बातें बाहर निकल करके आई हैं उसमें मेरा ऐसा मानना है, निश्चित रूप से बीइंग एक्स फौजी, कि इसमें परिवर्तन की आवश्यकता है। और जो दिख भी रहा है अभी, कल मैंने देखा कि एमपी गवर्नमेंट ने कहीं देख रहा था कि वो अपनी एक्सग्रेसिया को 50-50 डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। और सबसे बड़ी बात आज आई है कि गृह मंत्रालय का भी ये चल रहा है कि 10% उनको दिया जाए। तो मैं चाहता हूँ कि देखिए, हमारे पास एक 4 साल के बाद अगर यही रहा तो जो ट्रेंड सोल्जर आएगा वो ट्रेंड सोल्जर है। इतनी तो उसके पास ड्रिल डिसिप्लिन, ड्रिल WT और इंसिस की ट्रेनिंग होती है, तो आप पैरामिलिट्री फोर्स में उसको एकोमोडेट कर सकते हैं। और पैरामिलिट्री फोर्स में एकोमोडेट कर देंगे आप, तो आपको बिना ट्रेनिंग का एक डिसिप्लिन सोल्जर मिलेगा जो कि अपनी सर्विस वहाँ तक करता है। सारे राज्य सरकार की पुलिसों में आप कर सकते हैं, क्योंकि वो 4 साल के बाद अगर वो पैसा लेकर के आए और जितनी मान लीजिए कि वो दिमाग में अपने ज्ञान को लेकर के आया है, तो आप ये बिलीव नहीं कर सकते कि वो अपनी मतलब आपा को कब खो देगा या उसका दुष्प्रभाव कब हो जाएगा। तो इसको बिल्कुल सोचने की बात है। इसके थोड़े समय अंतराल को बढ़ाया जा सकता है, इनटेक का परसेंटेज बढ़ाया जा सकता है, लेकिन ये बातचीत का मौजू ज़रूर है और मुझे उम्मीद है गवर्नमेंट जो कर रही है ठीक कर रही है और इसमें परिवर्तन निश्चित रूप से होना चाहिए। आप राहुल गांधी से भी मिले, एक राजनीतिक व्यक्तित्व के तौर पर वो आपको कैसे लगे, क्या कहना चाहेंगे उस मुलाकात को लेकर? देखिए, राहुल गांधी जी से मेरा जितना मुलाकात हुआ और जो मैं पहले देखता था टीवी पे जो नरेटिव थी और जो मैं व्यक्तिगत तौर पे देखा, वो उससे बिल्कुल मुख्तलिफ थे। राहुल गांधी जी एक सुलझे हुए इंसान, एक मज़े हुए नेता और एक उच्च कोटि के देश के नागरिक मुझे आए, क्योंकि उन्होंने जब हमारी बात हुई तो फोकस किया इस बात पे कि आपका पुत्र कब गया, कितना दिन हुआ, माँ कैसी हैं, तबीयत कैसा है, बच्चे कैसे हैं और बाकी आप अपने को देखिएगा। और उन्होंने ये बड़ा मार्मिक अंदाज में ये कहा कि नहीं, पूरा राष्ट्र, सेना, सरकार आपके साथ खड़े और हम आपके साथ खड़े। उन्होंने जरा भी नहीं कहा कि नहीं सरकार आपके साथ नहीं है या विपक्ष आपके साथ होगा या हम आपके साथ हैं। मुझे ये देख करके और ये अप्रतिम खुशी हुई कि कितना बड़ा विशाल हृदय इनका है कि ये कह रहे हैं कि हम सबके साथ साथ सेना और सरकार आपके साथ खड़ी है। वास्तव में सेना और सरकार हमारे साथ खड़ी है। तो जितना मैंने समझा अपनी तुच्छ बुद्धि से, राहुल गांधी जी एक आदरणीय और अनुकरणीय राजनेता हैं और एक कुशल, यानी आप ये कहें कि प्रतिभा संपन्न व्यक्तित्व के धनी हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वो, मान लीजिए कि ये मीडिया कहती है, कुछ लोग कहते हैं कि वो कुछ दूसरे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि उल्टा नाम जपत जग जाना, बाल्मीक व ब्रह्म समाना। वो बाल्मीक जो कभी उल्टा नाम जपते थे, कालांतर में उन्होंने रामायण की रचना कर दी। और वो कालिदास जो कि उस टहनी को काट रहे थे, उन्होंने ही कालांतर में जा कर के और संस्कृत के एक बहुत बड़े कवि के रूप में प्रख्यात हुए। तो आज वो जो 10,000 की यात्रा किए और उन्होंने भारत का दर्शन किया, भारत का भ्रमण किया, भारत की उस मौलिक स्वरूप को देखा, इसने उनके व्यक्तित्व में एक कंस्ट्रक्टिव रिफॉर्म लाया है। और आज वो एक बड़े ही आदर्श और उच्च कोटि के व्यक्ति के साथ साथ राजनेता भी मुझे प्रतीत होते हैं। सिंह साहब, आखिरी सवाल है कि आप एक डिसिप्लिन सैनिक रहे हैं, हर फील्ड का अपना ड्रेस कोड होता है। आप सैनिक हैं तो उसका ड्रेस कोड था, जो नेता हैं उनका ड्रेस कोड होता है। तो जो वो टी शर्ट पहनते हैं तो उस पर तमाम उनके ऊपर बातें कही गई कि इस तरह का ड्रेस कोड नहीं देता है, लेकिन आपने जब उनसे मुलाकात की उस वक्त भी वो उसी ड्रेस कोड में थे, टी शर्ट में। कभी किसी राजनीतिक व्यक्ति को जो विपक्ष का नेता हो, हमने तो नहीं देखा आज़ादी के बाद से कभी पार्लियामेंट में टी शर्ट पहन के विपक्ष के नेता को, इतने गंभीर नेता को, किसी बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे व्यक्ति को। इस पर आप क्या कहेंगे? हाँ, आपको ज़रा करेक्ट करना चाहूँगा। इस देश को एक नंगे फ़कीर ने आज़ादी दिला दी और गोलमेज सम्मेलन में वो धोती पहन के गए थे। वहाँ भी तो एक ड्रेस कोड था।
अंग्रेज तो सदैव टाई और कोट में रहते थे, लेकिन आपका व्यक्तित्व तो कितना ऊंचा है ये देखा जाता है। उनको कंफर्ट लगता होगा। और राजनीति में मैं नहीं समझता कि लोग बनाए कोई ऐसा ड्रेस कोड आपका है। आप जो ड्रेस की कोड है तो आप उस प्रोटोकॉल में, जैसे शादी हो गया, ब्याह हो गया, कोई मीटिंग्स हो गई, कहीं आप किसी सेरेमनी में जा रहे हैं, उसका ड्रेस कोड है। बस पार्लियामेंट में बैठने के लिए ये कैजुअल ड्रेस ज़रूर है, टी शर्ट और वो, तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी को हो सकता है कैजुअल रूप में ला करके, जब महात्मा गांधी ने अपने कोट और पैंट का जब बैरिस्टर से आए थे तो परित्याग कर दिया कि इस देश के पास वो सलाहियत नहीं कि वो कोट पैंट पहने, तो मैं आज से धोती पहनूंगा। फटी हुई धोती में लाल बहादुर शास्त्री गए थे, उनकी पत्नी ने जब कहा था कि अब आप धोती खरीद लें, तो कहा कि देश के तमाम लोग ऐसी ही फटी धोती में हैं, तो मैं धोती कैसे खरीद सकता हूं। तो राहुल गांधी जी को भी लगा होगा कि इस देश में जो उन्होंने इतना भ्रमण किया है कि अभी मेरे लिए ये प्रोटोकॉल नहीं है कि मैं टाई पहन के या कोट पहन के जाऊं, और अपने आप को लोगों से कनेक्ट करने के लिए, अटैच करने के लिए, और जिसमें वो कंफर्ट है वो जाएं। तो मेरे ख्याल से ड्रेस के कोड पे तो कोई बात नहीं होनी चाहिए, और व्यक्ति का व्यक्तित्व बड़ा होता है, उसका परिधान बड़ा नहीं होता है। आप राहुल गांधी की तुलना महात्मा गांधी से कर रहे हैं? मैं किसी से किसी की तुलना नहीं कर रहा। मैं किसी से किसी की तुलना नहीं कर सकता, ना मेरे पास इतना ज्ञान है, ना सलाहियत है कि मैं तुलना करूं। आपने कहा कि एक ड्रेस का कोड होता है, तो मैंने आपको केवल ये याद दिलाया कि उस नंगे फकीर ने इस देश को आज़ादी दिलाई, जहां गोल मेज सम्मेलन में बैठने के लिए भी एक ड्रेस कोड था। तो उस बिना ड्रेस कोड के वो गए, अपने व्यक्तित्व को लेकर के गए, और ये देश उनको पिता कहता है, और ये आज़ादी उन्हीं की दी हुई है। तो राहुल गांधी जी अगर अपने आप को इस देश का एक नागरिक समझते हैं, और वो समझते हैं कि हम किसी के साथ जा रहे हैं, किसी का दर्द बांट रहे हैं, और वो नेता भी हैं इस देश के, किसी भी स्वस्थ परंपरा के लिए विपक्ष और पक्ष का दोनों होना आवश्यक है, क्योंकि यह देश उतना ही प्रगति करेगा जितना मजबूत सशक्त विपक्ष होगा। तो अगर वो सोचते हैं कि मैं कुछ जानूं, कुछ देखूं, कुछ दर्शन करूं, कुछ देश के बारे में जानूं, तो उसके बाद उनकी अपनी ये व्यक्तिगत उनका एकाधिकार है, और मैं बिल्कुल किसी रूप में उनका, ये तो मैं आपको एक जो कोइंसिडेंट के तौर पे सिर्फ याद दिलाया कि मर्यादाएं ड्रेस की नहीं रही हैं, मर्यादाएं अपने ज्ञान विवेक और मर्यादाएं अपने आचरण की रही हैं इस देश में, और वही पूजनीय रहा है, वही आदरणीय रहा है। ड्रेस कोड तो तुच्छ लोग इस पर बात किया करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। एबीपी न्यूज़ पर कैमरामैन हरिओम के साथ वीरेश पांडे, लखनऊ। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.